के बंधुओं का आज बहुत बहुत इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आज बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे परिचय से शुरुआत करूंगा। मल्ली जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मंच पे बैठे सबसे कि वो परिचय कराएं, लेकिन उससे पहले जो आज हमारे मुख्य प्रवक्ता है किसी परिचय का मोहताज नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। श्री आर.एस. बाली जी हमारे मंत्री कैबिनेट रैंक और एमएलए हैं, आप विधायक हैं नगरोटा बगवा से, सचिव हैं आप ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में, और जो धर्मशाला कॉन्स्टिट्यूंसी का जो उपचुनाव है उसके आप प्रभारी हैं। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बहुत डायनेमिक, बहुत एनर्जेटिक, यंग और रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सनैलिटी हैं आप। और आपने देखा है जब जब धर्मशाला का कार्यभार हाई कमांड ने इनको सौंपा है, इन्होंने हमेशा वहाँ विजय हासिल की है। और हम बहुत क्लियर हैं कि इस बार भी, इस चुनावों में भी इनके नेतृत्व में, इनकी अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी यहाँ से बहुत भारी बहुमत से जग्गी जी की सीट और अनंत शर्मा जी की सीट को जीत के इनके ऊपर हम सब लोग धर्मशाला वासी और पूरा संगठन इनके ऊपर जो है हमें नाज है। मैं मल्ली जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आज की बाकी मंच पे बैठे सभी जो समाज सेवी हैं और हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं उनका परिचय करें। थैंक यू। मंच पर विराजमान श्री आर.एस. बाली जी, उनके साथ युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्री निगम भंडारी जी, धर्मशाला ब्लॉक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व पीसीसी श्री दिग्विजय सिंह पुरी जी, जिनको हम चीकू भाई के नाम से जानते हैं, राकेश दीवान जी, राजेश कपूर जी, राम स्वरूप जी, सुरेश पप्पी जी, हरभजन सिंह चौधरी जी, विनीत दीवान जी, गति यूनियन के प्रधान श्री महेंद्र जी, राकेश चौधरी जी, हमारे मनोज जी, पिछली सीट में जो हमारे बैठे हैं अपनी मैडम थापा जी, मैडम राज थापा जी, बबीता ओबराय जी, बबीता शर्मा जी, कनका देवी जी, रुमा कोंडल जी, सविता कार्की जी, वीरेंद्र कटोच जी, राजकुमार अग्रवाल जी, संजीव गांधी जी और हमारे युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पंकज पंकु जी, थोड़ी बहुत सारे लोग हैं, अग्रवाल जी, ये सम्मानित मंच, क्योंकि हम सब आप सब सम्मानित मंच है। आप सबका आज की प्रेस वार्ता में हम स्वागत करते हैं और खासकर पत्रकार बंधुओं का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप बहुत दूर से पहले आप एक रैली में दोबारा गए और हमारे आग्रह पर आप दोबारा यहाँ पर आए, आपके हम बहुत बहुत आभारी हैं। अब हम धर्मशाला बाई इलेक्शन के इंचार्ज बड़े भाई श्री रघुवीर सिंह बाली जी से आग्रह करेंगे कि आज की प्रेस वार्ता को शुरू करें। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सारे प्रेस के अपने बंधुओं का और जो यहाँ पे प्रेस के बहुत सारे सीनियर लोग मुझे नज़र आए हैं और हमेशा इन सब से मिलना जुलना एक व्यक्तिगत रिश्ता आप सबके साथ रहता है। जितने नए प्रेस के युवा साथी जुड़े हैं और अपनी ज़िंदगी में उन्होंने कदम रखा है प्रेस में, आप लोगों का और सीनियर लोगों का मैं सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पे आज बहुत से कार्यकर्ता आए हैं और सबसे पहले किसी भी पार्टी की जो नींव होती है वो कार्यकर्ता होते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के धर्मशाला के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के धर्मशाला विधानसभा के कार्यकर्ता जो यहाँ पे पहुँचे हैं, मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। उसके साथ यहाँ मंच पे मेरे साथ सीनियर लोग बैठे हैं और जो कई सालों से जिन्होंने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जो कि सर्वोत्तम कमेटी होती है किसी भी विधानसभा क्षेत्र की, और जब कांग्रेस की या किसी और पार्टी की बात आए तो जो ब्लॉक होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सबसे ज़रूरी, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सर्वोत्तम होता है। आज धर्मशाला के 5 पुराने, बल्कि 6 पुराने जो ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं वो यहाँ पे बैठे हैं। 6 नहीं 7 ब्लॉक प्रेसिडेंट बैठे हैं और ये 7 लोग पिछले 25 वर्षों से तकरीबन
जो अलग अलग पदों पे रहे और जिन्होंने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को संभाला, मतलब कांग्रेस पार्टी को पूरे ब्लॉक को संभाला, वो सभी लोग यहाँ बैठे हैं। सबसे पहले यहाँ पे सीनियर हम शुरू से देखते रहे, जब हम छोटे थे, भाई दिग्विजय पुरी जी हैं यहाँ पे। उनके बाद सुरेश कुमार जी, पप्पी जी हैं यहाँ पे। राकेश धीमान जी हमारे बड़े भाई यहाँ पे बैठे हैं। हमारे बड़े भाई राकेश चौधरी जी यहाँ पे बैठे हैं। राजेश कपूर जी हमारे भाई यहाँ पे बैठे हैं। विनीत धीमान जी हमारे भाई यहाँ पे बैठे हैं। और हरभजन चौधरी जी हमारे भाई यहाँ पे बैठे हैं। ये सभी लोग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रधान रहे और तकरीबन पिछले 10 वर्षों में यहाँ के 5 प्रधान चेंज हुए। वो 5 प्रधान, इन 7 में से वो 5 प्रधान बैठे हैं जो पिछले 10-12 वर्षों में जो चेंज हुए। मुझे ये बोलते हुए कहीं ना कहीं आप लोगों के पास ये बात रखते हुए दुख भी महसूस होता है, क्योंकि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को बनाने के लिए, संवारने के लिए, संभालने के लिए वक्त लगता है। पर जिस तरह से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बार बार धर्मशाला में बदले गए और तकरीबन हर 2 साल में धर्मशाला ने एक नया अध्यक्ष मिला धर्मशाला को, और धर्मशाला विधानसभा में इतने सारे अध्यक्ष रहे। और इससे पहले जब दिग्विजय पुरी जी पिछले 10-12 वर्ष से पहले जब अध्यक्ष थे, तो आप कितने साल रहे सर? 10 साल रहे। एक आदमी जो यहाँ पे ब्लॉक अध्यक्ष रहा, वो कौन से सन से कौन से सन तक रहे? 2010 से 2000 से 2010 तक। 2000 से 2010 तक। 10 में पीसीसी बन गया था। 2000 से 2010 तक एक ब्लॉक अध्यक्ष धर्मशाला ने देखा, और 2010 के बाद पप्पी जी यहाँ पे अध्यक्ष बने। उसको भी 3 साल और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे एक नया नेतृत्व आया, उन्होंने 5 ब्लॉक अध्यक्ष हर 2 साल बाद ब्लॉक अध्यक्षों की फैक्ट्री लगा दी। और आज जो ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ पे सारे बैठे हैं, वो सभी लोग कहीं ना कहीं दुखी हैं, क्योंकि हर इंसान काम करना चाहता था, ब्लॉक को बनाना चाहता था, संवारना चाहता था, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मजबूत करना चाहता था। तो ये दर्शाता है कि जो इससे पूर्व में कांग्रेस का नेतृत्व इस असेंबली में कर रहे थे, इससे पूर्व में कांग्रेस के एमएलए थे, उन्होंने इतने सारे ब्लॉक अध्यक्ष पिछले कुछ वर्षों में 5 ब्लॉक अध्यक्ष बना के रख दिए। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये कोई धर्मशाला की बात नहीं है। अगर आप नगरोटा के ऊपर मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी जाएं, तो कई वर्षों से, पिछले 10-12 वर्षों से जो ब्लॉक अध्यक्ष चले हैं, वही अध्यक्ष आज भी चले हुए हैं। हमारे पिताजी जिनको बनाया, जिन्होंने, वो शारीरिक रूप से, हमारे पिताजी जब इस दुनिया से गए, उसके बाद भी मैंने उन्हीं को ही ब्लॉक अध्यक्ष रखा जो पहले से थे। मैं समझता हूँ कि हो सकता है कुछ सालों बाद एक नया ब्लॉक अध्यक्ष बनाने की ज़रूरत पड़ती है किसी भी विधानसभा क्षेत्र को। 4-5 साल बाद अगर कोई ब्लॉक अध्यक्ष कहीं आगे बढ़े और नया आए, ये भी समझा जा सकता है। पर 10 सालों में 5 ब्लॉक अध्यक्ष बन जाएं, ये किसी भी और विधानसभा में नहीं होता है। इसका मतलब आपको विश्वास ही नहीं किसी पे, या दूसरा मतलब ये है कि आप हमेशा कंफ्यूज रहे, कि आप लोगों के लिए कंफ्यूज रहे और लोग आपके लिए कंफ्यूज रहे। और जब किसी भी जगह कंफ्यूजन होता है और आप किसी पे विश्वास नहीं कर पाते, तो विधानसभा सफ़र करता है। इसके बाद आज ये सारे ब्लॉक अध्यक्ष पहुंचे हैं और कांग्रेस की विचारधारा के साथ आज भी जुड़ के बैठे हैं।
2024 तक, फरवरी के महीने 2024 तक विनीत धीमान जी यहाँ पे बैठे हैं, जरा हाथ खड़ा करके बता दीजिएगा। विनीत धीमान जी यहाँ पे बैठे हैं और 2024 की फरवरी तक भी ये ब्लॉक अध्यक्ष थे और आज भी ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़े। जितने भी ब्लॉक अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनको चाहे 2-2 सालों बाद, साल बाद, 10 साल में 5 लोग नए बना दिए गए, पर सब के सब कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़ के बैठे। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। एक हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक बुजुर्ग आदमी ने मुझे चलते हुए कुछ लाइनें बोली और वो लाइनें कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में जगह बना के उन कुछ पंक्तियों ने रख ली, मैंने अपने पास संभाल के रख ली। और धर्मशाला की जो आज स्थिति है, वो कुछ चंद जो लाइनें हैं वो इसमें बिल्कुल फिट होती हैं। उन्होंने मुझे कहा कि दिखया दस्तूर जमाने दा, दिखया दस्तूर जमाने दा, मैं दिखा दा क्या हुआ दा। दिखया दस्तूर जमाने दा, मैं दिखा दा क्या हुआ दा। कोई हंसा दा, कोई रोआ दा, कोई इयां ही फंसुआ दा। दिखया दस्तूर जमाने दा, मैं दिखा दा क्या हुआ दा। कोई हंसा दा, कोई रोआ दा, कोई इयां ही फंसुआ दा। और ये पंक्तियाँ क्यों धर्मशाला पे, मैं धर्मशाला में बैठ के इनको बोल रहा हूँ, क्योंकि आज धर्मशाला को दोबारा से झूठी बातों से ठगा जा रहा है। आज वास्तविक स्थिति कांग्रेस सरकार की ये है कि कांग्रेस सरकार के पास 34 एमएलए हैं। कांग्रेस की सरकार बैठी हुई, 6 कांग्रेस के एमएलए टूट के भाजपा से इलेक्शन लड़ रहे हैं। भाजपा 6 सीटों पे इलेक्शन लड़वा रही है और भाजपा को 10 एमएलए चाहिए सरकार बनाने के लिए। उनके पास 25 एमएलए। भाजपा के पास 25 एमएलए हैं, कांग्रेस के पास 34 एमएलए। भाजपा को 10 एमएलए चाहिए और वो इलेक्शन सिर्फ 6 जगह करा रहे हैं। 3 निर्दलीय जो हैं उन्होंने भी ये कहा है कि हमें इलेक्शन करवाना है। अगर ये 6 एमएलए जो इलेक्शन लड़ रहे हैं और 3 निर्दलीय जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, इन सब के आंकड़े को मिलाया जाए तो 9 होते हैं। ये 9 सीटों पे इलेक्शन लड़ने को कह रहे हैं और इनको सीटें चाहिए 10। इसका मतलब है कि 9 सीटों पे इलेक्शन होगा और 9 में से 10 सीटें जब आएंगी तब भाजपा की सरकार बनेगी। तो ये सिर्फ झूठ है। और जहाँ जाते वहाँ कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार आ रही है, बस आने वाली है, थोड़ा सा समय है। भाई कांग्रेस 34 एमएलए खड़े हैं, ये 34 लोग अटूट अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं। सरकार 34 लोगों के साथ खड़ी है। कांग्रेस को सिर्फ 1 एमएलए चाहिए और कांग्रेस 35 हो जाएगी। 9 लोगों के इलेक्शन होंगे, उनमें से 1 कांग्रेस को चाहिए। 9 लोगों के इलेक्शन होंगे, भाजपा को 10 चाहिए। तो ये है दिखया दस्तूर जमाने दा, मैं दिखा दा क्या हुआ दा। कोई हंसा दा, कोई रोआ दा, कोई इयां ही हंसुआ दा। तो ये असलियत है और ये सच्चाई है कि लोगों को ठगा जा रहा है। सरकार के 3.5 साल बकाया है। 3.5 साल के लिए सरकार है। धर्मशाला की उन्नति, तरक्की और धर्मशाला को आगे बढ़ना है। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में इलेक्शन है। धर्मशाला में कर्मचारियों ने आगे बढ़ना है, वर्ग ने आगे बढ़ना है, व्यापार मंडल ने आगे बढ़ना है, स्टूडेंट्स ने आगे बढ़ना है। हर इंसान जो धर्मशाला में रहता है उसने आगे बढ़ना है। विकास देखना है, तरक्की देखनी है, धर्मशाला को आगे बढ़ते हुए देखना है। 3.5 साल की सरकार है। क्या धर्मशाला विपक्ष में बैठना चाहेगा? सबसे पहले धर्मशाला विधानसभा को अपने आप से और विधानसभा में रहने वालों को अपने आप से ये सवाल पूछना है, क्योंकि 3.5 साल की सरकार के साथ क्या धर्मशाला इसके विपक्ष में रहना चाहेगा? क्या चाहेगा कि सरकार कांग्रेस की हो और एमएलए किसी और पार्टी का हो? ये कभी नहीं चाहेगा। धर्मशाला सबसे आगे रहा है।
आगे ही बढ़ना चाहेगा। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियाँ हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी राजधानी शिमला और दूसरी राजधानी जो हमारे लिए सबसे बड़ी है वो धर्मशाला है। हमारे लिए दोनों राजधानियाँ, चाहे शिमला हो चाहे धर्मशाला हो, दोनों का एक ही महत्व है। शिमला की भी हम इज्जत करते हैं, हमारे प्रदेश की राजधानी है। धर्मशाला राजधानी कांग्रेस पार्टी ने बनाई है और कांग्रेस पार्टी ने धर्मशाला की राजधानी का दर्जा धर्मशाला को दिया। जब धर्मशाला के अंदर विकास की बात की गई, धर्मशाला के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट की बात की गई, तो मैं ये भी चीज़ लोगों के दिमाग और लोगों की सच्चाई के साथ लोगों को रूबरू कराना चाहूँगा। कहीं ना कहीं इसमें भी लोगों को ठगा जाता है। धर्मशाला कोई आज विकसित नहीं हुआ। धर्मशाला कोई एक इंसान या 2 इंसान या 3 इंसान ने इसको नहीं बढ़ाया। धर्मशाला में जितने लोग रहे उन्होंने धर्मशाला के लिए काम किया। धर्मशाला में हमेशा धर्मशाला का अपना महत्व रहा। धर्मशाला कांगड़ा जिले का हेडक्वार्टर है। कांगड़ा जिले का डीसी, एसपी सारे दफ्तर धर्मशाला में है। और धर्मशाला का जो शेयर है, क्योंकि ये हमारे प्रदेश की दूसरी राजधानी है, तो हमेशा धर्मशाला को इसका शेयर जब भी सरकार आती है इसको मिलता है। जब स्मार्ट सिटी आई और स्मार्ट सिटी की पहली पेशकश, जब हिमाचल प्रदेश की पहली स्मार्ट सिटी की बात हुई, तो स्मार्ट सिटी 2 राजधानियों को मिली। एक राजधानी थी शिमला और दूसरी राजधानी थी धर्मशाला। शिमला में स्मार्ट सिटी का काम चालू हुआ और धर्मशाला में चालू हुआ। ये राजधानी किसने बनाई थी? जब ये राजधानी बनी थी तो ना तो हमारे पूर्व के विधायक धर्मशाला में थे, ना RS बाली MLA बना था। हम भी तब स्कूल में पढ़ रहे थे, तब ये राजधानी धर्मशाला बनी थी। और क्योंकि धर्मशाला हिमाचल की दूसरी राजधानी थी, इसलिए धर्मशाला को स्मार्ट सिटी मिली। जब स्मार्ट सिटी धर्मशाला को मिली, 2012 से 17 तक धर्मशाला के अंदर स्मार्ट सिटी का काम पूरी तरह से फुल फोर्स में चला भी और आगे चलना भी चाहिए था। मैं इससे मानता हूँ कि चलना भी चाहिए। और स्मार्ट सिटी 2 राजधानियों को जब मिली, ये कांग्रेस पार्टी ने अपने स्टेट की दोनों राजधानियों को स्मार्ट सिटी दी और सेंटर से लेके आए। आज ये कोई दूसरी बात नहीं है, ये सिंपल मैथमेटिक्स है कि प्रदेश की 2 राजधानियाँ, एक शिमला, एक धर्मशाला, एक स्मार्ट सिटी का पार्ट शिमला को, एक स्मार्ट सिटी का पार्ट धर्मशाला को। पर स्मार्ट सिटी का जो काम जिस स्पीड से चलना चाहिए था उस स्पीड से नहीं हुआ। आज भी जो हमारे 2012-17 की स्मार्ट सिटी धर्मशाला को मिली है, आज भी इसका काम वैसे ही चल रहा है। आज 12 साल हो गए हैं और 12 साल में स्मार्ट सिटी जो है वो अपनी रफ्तार में चली है। जब हमारे पूर्व के विधायक, मैं उनका नाम बार बार नहीं लूँगा क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि आप किसी का नाम लेके आप कोई बुराई करें, और मैं किसी की बुराई करने में यकीन भी नहीं रखता। मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूँ, जनता देखे, पर असलियत बताना मेरा काम है। ये काम जो था ये अपनी पेस में उसी समय इनको पूरी स्पीड में कराना चाहिए था। आज तक 2024 तक स्मार्ट सिटी का काम ही चला हुआ है, जो स्मार्ट सिटी 2012-17 के हमारे टेन्योर में मिली है। तो आप खुद आंकलन लगा सकते हैं कि स्मार्ट सिटी का तोहफा कांग्रेस पार्टी ने दिया, दोनों स्टेट की राजधानियों को दिया। उसका उस समय कई यहाँ पे मेयर रहे, यहाँ पे रजनी जी भी रही, यहाँ पे देवेंद्र जग्गी जी भी रहे, पर किसी को इसका क्रेडिट नहीं मिला। क्रेडिट सिर्फ अपने ऊपर ले लिया गया कि हमने किया। जब भी कोई काम होता है तो एक आदमी नहीं करता, काम कलेक्टिव होता है। हर इंसान कलेक्टिव काम करता है। आप प्रेस में हैं, आप कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई आदमी तार लगा रहा है, कोई आदमी लिख रहा है, कोई आदमी जाके प्रिंट कर रहा है, तब जाके अखबार बन रही है। जब प्रिंटिंग प्रेस से निकल रही है तो अगले दिन एक आदमी डिलीवरी के लिए भी जा रहा है।
पर ये कहना कि एक आदमी ने सब कुछ किया तो आज तक तो स्मार्ट सिटी का काम कब का ख़त्म हो जाना चाहिए था, आज तक उसका कोई भी चीज़ नहीं। अब मैं आपको एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो इस इलेक्शन को समझना पड़ेगा। ये इलेक्शन 3.5 साल तक जो कांग्रेस की सरकार है उसके साथ लोगों ने सरकार का भागीदार बनना है कि सरकार आपने अपनी ऑपोजिशन में बैठना है। पहले तो ये समझना है कि हमें क्या हमारे यहाँ पे सरकार कांग्रेस की हो और एमएलए जो है वो किसी और पार्टी का हो, तो क्या धर्मशाला का भला हो सकता है, क्या लोगों का भला हो सकता है, इस चीज़ को समझना है। तो ये इलेक्शन पहले इस सोच का है। दूसरी बात मेरे लिए भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, हमारे सबके लिए एक बड़ी गर्व की बात है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो कांग्रेस पार्टी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने हमारे कांगड़ा को दी। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है उसके कैंपस डिसाइड किए गए। उसके कैंपस के अंदर एक कैंपस देरा और दूसरा कैंपस धर्मशाला। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए एक लंबा समय बीत गया, बड़े लोग आए, बड़े लोग चले गए, सरकारें बार बार बदली, कभी कांग्रेस की सरकार, कभी बीजेपी की सरकार। यहाँ पे सरकार बोलती रही, दुहाई करती रही कि लाओ, तो वहाँ पे सरकार ने नहीं दिया। वहाँ की सरकार और यहाँ की सरकार का तालमेल नहीं बैठा। पर एक चीज़ बड़ी पक्की थी कि एक कैंपस धर्मशाला में बनेगा और एक कैंपस देरा में बनेगा। देरा का काम शुरू हो गया पर धर्मशाला का काम कभी नहीं बढ़ पाया। इसके लिए गुनहगार कौन है? क्या ये 2012 से 17 तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कोई इशू नहीं था? क्या 2012 से 17 तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम शुरू नहीं करना चाहिए था? ये काम 12 से 17 तक शुरू क्यों नहीं हुआ? इसको किसने रोका था 12 से 17 तक? आज जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के इशू की बात करते हैं, क्या 17 से लेके जब ये सरकार द्वारा बनी और पिछली सरकार बीजेपी की थी, तो इन 5 सालों में तो डबल इंजन की सरकार थी। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी थे और यहाँ पे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी थे। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो थी, ये पिछले 5 सालों में जब भाजपा की सरकार थी तब धर्मशाला में क्यों नहीं बनी? सरकार यहाँ पे दोबारा कांग्रेस की आई और कांग्रेस की सरकार के अंदर आज जब हमारा आचार संहिता लगी तब तक तकरीबन 14-15 महीने हो गए थे। उन 14-15 महीनों के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए कब बात की गई, मैं आपको बताता हूँ। ये मैं आपके सामने एक सवाल लेके आया हूँ जो पूछा गया 26/2/2024 को केंद्रीय विश्वविद्यालय का सवाल सुधीर शर्मा जी ने पूछा। 26/2/2024 को और 26/2/2024 से अगले दिन राज्यसभा का इलेक्शन था, जिसके अंदर यहाँ पे जो पूर्व विधायक हैं उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट को वोट किया। इसके 2 सवाल हैं। यहाँ से कांग्रेस की टिकट पे जीत के गए, कांग्रेस की टिकट पे वोट लिया, कांग्रेस के लोगों ने वोट डाला, जनता ने वोट डाला, हर किसी ने वोट डाला होगा। मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि जब विधायक जीतता है तो ये ज़रूर है कि कार्यकर्ता कांग्रेस का काम करता है, पर वोट जनता डालती है और जनता कई बार किसी भी पार्टी की नहीं होती, जनता अपने मन से वोट डालती है। वोट डाला पर कांग्रेस के कार्यकर्ता ने रात दिन एक किया, कांग्रेस की सरकार बनी और आप उसके लिए बतौर एमएलए बने। जब राज्यसभा का वोट हुआ और 27/2/2024 मतलब 27 फरवरी 2024 को राज्यसभा का चुनाव हुआ, तो क्या उस समय उन कार्यकर्ताओं से पूछा गया कि हम वोट डालने जा रहे हैं और भाजपा को वोट डालेंगे? क्या धर्मशाला की अभूतपूर्व जनता से पूछा गया कि आपने मुझे वोट देके एमएलए बनाया है, क्या मैं बीजेपी के कैंडिडेट को वोट डाल दूं? क्या इनका कर्तव्य जिम्मेवारी नहीं बनती थी
कि ये कार्यकर्ता और यहाँ की जनता से, धर्मशाला की जनता से पूछें कि हमें आपने एमएलए बनाया है और एमएलए बना के धर्मशाला का विधानसभा में भेजा है, कांग्रेस के हाथ के निशान पे आपने वोट डाला है। आज मैं बीजेपी के कैंडिडेट को वोट करने जा रहा हूं, क्या मैं ऐसा करूं या ना करूं? अगर ये ऐसा करते तो मैं समझता कि जनता ने फैसला लिया है, पर ये फैसला इनका अपना था। वोट जनता ने दिए, कांग्रेस का एमएलए बनाया, पर जब इन्होंने वोट डाला आगे तो बीजेपी के कैंडिडेट को डाला और वो 27 फरवरी 2024 थी। उससे एक दिन पहले, कितने दिन पहले? एक दिन पहले इनको कहीं ना कहीं, जब इन्होंने सवाल, एक दिन पहले इनका सवाल इन्होंने वहाँ पे पूछा, जिसके अंदर इन्होंने ये पूछा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का आज का स्टेटस और वास्तविकता क्या है। क्या ये इनको हर मंच पे, हर जगह पे, इनको पहले दिन से, जब से सरकार बनी थी, जिस दिन से ये एमएलए बने थे, क्या इनको केंद्रीय विश्वविद्यालय की उस दिन से याद नहीं आई? ये इनको तब याद आई जब ये मंत्री नहीं बने, और मंत्री बनने का जब प्रयास पूरा कर लिया और देख लिया कि मैं मंत्री नहीं बन रहा हूं, तो इनको केंद्रीय विश्वविद्यालय की याद आ गई। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है, ये बड़ा एक संवेदनशील इशू है। ये हमारे कांगड़ा का हक है, धर्मशाला का हक है, और ये हक के लिए जितने संवेदनशील आप हैं उतना ही मैं हूँ। मुख्यमंत्री महोदय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि एक आम घर से निकले हुए और आम घर में पैदा हुए और एक आम प्रवृत्ति के एक आम इंसान हैं, आज सर्वोत्तम गद्दी पे पहुंचे हैं। और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जो कि मेरे भी नेता हैं और हमारी तरह के बहुत से लोगों के, लाखों लोगों के प्रदेश के वो नेता हैं, वो आज दिन तक कभी मंत्री नहीं बने। आज दिन तक उन्होंने कभी भी मंत्री का पद या कोई भी इसका पद उनको नहीं मिला। आज दिन तक वो इतनी बार एमएलए बने, इतनी बार उन्होंने बतौर एमएलए शपथ ली, पर कभी भी उन्होंने मंत्री की कुर्सी पे बैठ के नहीं देखा। वो वेट करते रहे कि कभी मेरा मौका आएगा और मुझे कभी कुछ बनाया जाएगा। अगर एक मुख्यमंत्री जो जिंदगी भर एनएसयूआई से चले, यूथ कांग्रेस पे चले, एक इतना लंबा अरसा तय किया और मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कभी भी जिंदगी में मंत्री बन के नहीं देखा, तो क्या एक एमएलए जो बना के भेजे धर्मशाला से, अगर वो पिछली बार मंत्री थे और इस बार कुछ और लोगों को मौका मिला मंत्री बनने का, क्योंकि ये पिछली बार इनको मौका मिला था, इस बार कुछ और को मिला, क्या इनका संयम रख के, आराम से बैठ के, क्या अपने मौके की इंतज़ार नहीं की जा सकती थी? इनको इंतज़ार करनी चाहिए थी कि अगर एक मुख्यमंत्री पूरी ज़िंदगी लगे रहे और कभी मंत्री नहीं बने और सीधा मुख्यमंत्री बने, क्योंकि वो हमेशा खड़े रहे विचारधारा के साथ, सच्चाई के साथ। आज अगर इनको इस बार मौका नहीं मिला, इनको क्या भाजपा के कैंडिडेट को वोट कर देना चाहिए था? जब बजट के ऊपर वोटिंग हुई और बजट की वोटिंग जब विधानसभा में चल रही थी, तो क्या इनको वोटिंग में हिस्सा नहीं लेना चाहिए था? ये वोटिंग में रहे नहीं, और अगर उस दिन बजट गिर जाता, अगर हमारे 34 पूरे नहीं होते, अगर 34 में से कुछ लोग और निकल जाते, तो बजट गिर जाता, और अगर बजट गिर जाता तो सरकार गिर जाती, क्योंकि बजट गिरता है तो सरकार उसी दिन गिर जाती है। क्या ये षड्यंत्र इन्होंने नहीं किया? वो 34 लोग जो अपनी पार्टी के साथ खड़े रहे, जिन्होंने राज्यसभा में भी अपनी पार्टी को वोट किया और जिन्होंने बजट में भी अपनी पार्टी को वोट किया, वो सबको भी लोगों ने चुन के भेजा था। वो जनता के नुमाइंदे थे, जिनको कहीं ना कहीं एहसास था कि हमें हर बात जो है वो जो जनता कहेगी वही बात करनी है। हो सकता है आपका मुद्दा, हो सकता है आपका कभी आप किसी चीज़ से तारुफ रखते हो ना रखते हो सकता है कभी आप किसी चीज़ को मानते हो ना मानते हो,
और आप अपनी जनता के बीच में जाके उनसे पूछो कि हमें क्या करना है। अगर मैं कोई भी निर्णय लेता हूं या मेरे पिताजी विकास पुरुष श्री GS बाली जी ने आज तक कोई भी निर्णय जिंदगी में लिया तो उन्होंने हमेशा निर्णय अपनी जनता के बीच में जाके गांधी मैदान नगरोटा से लिया। और मैं भी जीवन में कोई भी निर्णय अपनी ज़िंदगी में लूँगा, मैं गांधी मैदान में जाऊँगा और जनता से पूछूंगा आप बताइए मैंने क्या करना है ज़िंदगी में। अगर कभी भी मुझे लगेगा कि मेरे विचार जो हैं वो किसी से नहीं मिल रहे, आप अपने आप लोगों का निर्णय कैसे ले सकते हैं और भाजपा में आप कैसे जा सकते हैं। आपको अपने लोगों से बात करनी होती है। आप अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी से कैसे आप इलेक्शन लड़ सकते हैं या इलेक्शन आप कैसे किसी पार्टी को वोट कर सकते हैं। राज्यसभा के कैंडिडेट को आप वोट कर सकते हैं, किसी और पार्टी के ऐसा कभी नहीं हुआ। दूसरी बात, 26/2/2024 को एक दिन पहले सवाल पूछना, ये मुझे कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये कितने संवेदनशील थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। पर केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए कांग्रेस संवेदनशील है और मैं सारे धर्मशाला की जनता को बताना चाहता हूँ कि इसके लिए 30 करोड़ रुपए का वन विभाग ने पहला बजट दिया कि 30 करोड़ रुपए की राशि जमा करानी पड़ेगी। सरकार ने ये कहा कि आप इसको दोबारा से कैलकुलेट कीजिए और मुख्यमंत्री महोदय पिछली दाढ़ी की रैली में बता के गए कि इसकी कैलकुलेशन जो है वो तकरीबन 15 करोड़ रुपए आ गई है और 15 करोड़ रुपया हम जमा कराने वाले हैं। तो इनके चक्कर में मत आइएगा। सरकार कांग्रेस की रहनी है और आप सब सरकार के हिस्सेदार बनिए और आप लोग अपने विकास को जिस तरह पहले होता था वैसे विकास को करवाएं, ऐसा मेरा मानना है। मेरी आपसे एक और विनती है, यहाँ पे बहुत से काम हैं जो पुराने पड़े हैं, आप उनको जाके देखिए। 2014 में और 2012-17 के बीच में ओबीसी भवन पासू में बनना शुरू हुआ था। आप में से सभी लोगों ने देखा होगा। आज तक वो जो ओबीसी भवन है वो खंडर की तरह वहाँ पे खड़ा है और एक भी वहाँ पे ईंट उस ओबीसी भवन में नहीं लगी। ये दर्शाता है कि ये कितने संवेदनशील हैं। जो चीज़ ये बनाना चाहते हैं उसको क्या किया इन्होंने। 2012-17 से लेके आज तक ओबीसी भवन तक ये कंप्लीट नहीं करा पाए। तो इनकी क्या संवेदना है, क्या ये सोचते हैं, ये इनकी संवेदना और इनकी सोच दर्शाता है। यहाँ पे पीछे जब हमारी 2012-17 की सरकार थी उस समय एक घटना हुई। गद्दी समुदाय का यहाँ पे एक ऊपर मैक्लोडगंज के ऊपर यहाँ पे सभी लोग जमा थे और सभी लोग जब जमा थे उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ। वो लाठी चार्ज किसके सामने हुआ और किसने करवाया, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गद्दी समुदाय को भी इस चीज़ का पता है। और आज वो दोबारा से गद्दी समुदाय के हतैशी होने की बात करते हैं कि मैं हतैशी हूँ। ये वही समाज है जिन्होंने आपको हमेशा इज्जत दी और यहाँ पे आपको, चाहे आप बैजनाथ से यहाँ पहुँचे थे, आपने यहाँ पे काम करने के लिए आए थे, आपको सबको अपने सिर पे बिठा के रखना चाहिए था, इज्जत देनी चाहिए थी। आप कहीं से भी आए, आप यहाँ पे आए, काम करने आए, आप अच्छा काम करें, लोग आपको इज्जत देंगे। आप अच्छे संस्कारों के साथ चलें, लोग आपको इज्जत देंगे। पर अगर आप लोगों पे लाठियाँ बरसाएंगे और समाज को आप पिटवाएंगे तो मुझे लगता है कि लोग इस बात को दिल में ज़रूर रखते हैं और उन्होंने जो करना है वही लोगों ने करना है। हर आदमी अपनी मन की बात अपने मन में रखता है। जनता जो है वो सब जानती है और कहीं ना कहीं जनता को सब पता है। आज मेजर दुर्गामल जी, दल बहादुर जी, इनके लिए यहाँ पे बार बार गुहार लगाई गई। यहाँ पे हमारी माता समान कार्की जी बैठी हैं, मेरी माता समान सभी महिलाएं यहाँ बैठी हैं। यहाँ पे हमारे सारे कार्यकर्ता और सीनियर लोग बैठे हैं। निगम भंडारी जी हमारे यूथ के अध्यक्ष जो हैं प्रदेश के, वो भी बैठे हैं। हम अभी यहाँ पे बैठने से पहले ये बात कर रहे थे
कि कैसे लोगों को गुमराह किया जाता है। मुझे तो लगता है कि यहाँ पे जो हमारे से इतना बड़ा फरेब धर्मशाला के साथ हुआ, कहीं ना कहीं ये धर्मशाला की जनता समझती है। आपको एमएलए ऐसा चाहिए होता है जिसके दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहें। एमएलए ऐसा होना चाहिए जिसका गेट आपके लिए हमेशा खुला रहे। एमएलए ऐसा होना चाहिए जिसको रात दिन जाके आप पकड़ पाएं, बात कर पाएं। एमएलए ऐसा होना चाहिए जिसके साथ आपकी बातचीत हो पाए। एमएलए ऐसा होना चाहिए जिसके घर में आप उसके घर तक कभी भी पहुंच पाएं और उससे मिल पाएं। धर्मशाला की जनता जानती है कि कितना वो इनसे मिल पाए और कितना इनके साथ उनका संपर्क हो पाया। और मुझे लगता है कि जनता ये भी जानती है, मुझे तो कई बार मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे इनके पास कोई मिस्टर इंडिया वाली घड़ी है। दो तरह के मिस्टर इंडिया होते हैं। एक मिस्टर इंडिया वो होते हैं जो बड़े स्मार्ट जाके फैशन शो में जाते हैं और मिस्टर इंडिया बनते हैं, और दूसरे मिस्टर इंडिया वो होते हैं जो पिक्चर बनी थी अनिल कपूर जी की, एक घड़ी पहन लेते थे और घड़ी का बटन दबाते थे, गायब हो जाते थे, घड़ी का बटन दोबारा दबाते थे, प्रकट हो जाते थे। तो मुझे लगता है अनिल कपूर जी चले गए और अपनी घड़ी इनके पास दे गए। ये घड़ी का बटन दबाते हैं, जैसे ही सरकार बनती है और जैसे एमएलए बनते हैं बटन दब जाता है और बटन दबाते ही गायब। और उसके बाद लोग ढूंढते रहते हैं कि कहाँ से जाके इनको ढूंढ के लाएं। और उसके बाद जब दोबारा से इलेक्शन आता है तो नई चीज़ लेके बटन दबाते हैं और दोबारा प्रकट हो जाते हैं। तो अब अनिल कपूर जी की घड़ी तो इनके पास है और मिस्टर इंडिया जो है वो घड़ी देके चले गए पिक्चर के बाद इनके पास। अब लोगों ने देखना है कि भाई आपको ऐसे इंसान को एमएलए बनाना है जो बटन दबाएं और गायब हो जाएं, जिनसे आप कभी संपर्क ना कर पाएं, जिनके घर कभी आप पहुंच ना पाएं, कि आपने ऐसे एमएलए को अपने बीच में लाना है जो आपके बीच में रहे। ये जो एमएलए अभी लड़ रहे हैं ये एक कार्यकर्ता रहे हैं। देखिए, मैं किसी और की बात नहीं करूंगा, सब के सब मैं 1.5 महीना तकरीबन हो गया, मैं धर्मशाला पिछले एक महीने से ऊपर हो गया मैं धर्मशाला नहीं आया। मैं क्यों धर्मशाला नहीं आया उसके बारे में आपको बताता हूँ, क्योंकि सारी जनता सुन रही होगी, पता होना बहुत ज़रूरी है। धर्मशाला मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि बहुत से मेरे भाई और बहुत से बड़े भाई और छोटे भाइयों ने, बहुत सी बहनों ने, बहुत से लोगों ने आस रखी थी कि जब इलेक्शन होता है तो बहुत लोग सोचते हैं कि हम इलेक्शन लड़ें, और सभी के साथ मेरा एक दिल का रिश्ता है। मैं इस पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी घुसना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि जिसको भी टिकट मिले एक बार टिकट हो जाए और उसके बाद जो भी जिम्मेवारी मुझे पार्टी देगी वो मैं निभाऊंगा। आज पार्टी ने मुझे इंचार्ज बनाया है इस इलेक्शन का। मैं बतौर कार्यकर्ता यहाँ पे आया हूँ, बतौर इंचार्ज नहीं आया हूँ, और ये सभी मेरे भाई हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये इलेक्शन तो 3.5 साल बाद आएगा, 3.5 साल बाद दोबारा इलेक्शन आएगा। आप 3.5 साल बाद फैसला दोबारा लेंगे। आप 3.5 साल कांग्रेस के कैंडिडेट देवेंद्र जग्गी जी का काम देखेंगे, काम अच्छा करेंगे, उसके बाद फैसला लेंगे। आपके पास दोबारा मौका होगा, पर आज की तारीख में एक मौका देवेंद्र जग्गी जी को भी देना बनता है, एक मौका उनको भी देना बनता है। आपने सबको मौके दे दिए, एक मौका इनको भी दीजिए, क्योंकि एक मौके में ये भी अपना काम करें। काम अच्छा करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं करेंगे तो जनता अपने आप फैसला लेती है, पर एक मौका इनका भी बनता है। और मुझे लगता है कि सरकार के साथ ये 3.5 साल धर्मशाला को आगे बढ़ना चाहिए, विकास करवाना चाहिए और सरकार के साथ भागीदार बनना चाहिए, सरकार के साथ आगे चलना चाहिए, चाहे कोई भी इंसान हो। ये सारे हमारे कर्मचारियों को भी पता है कि अगर कांग्रेस पार्टी ओपीएस लेके आई है तो भाजपा जहाँ पे आई राजस्थान में, वहाँ आते ही उन्होंने ओपीएस हटा दी। इसलिए कर्मचारियों को पता है वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वैसे लोग भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। धर्मशाला की जनता को भी एक मौका, एक कार्यकर्ता को देना है। जो भी आदमी अच्छा काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। दोबारा से मौका 3.5 साल बाद आपको आएगा।
पर यह आपने देख लिया किसने आपके साथ छल किया, फरेब किया। आप जिससे मिल नहीं पाए, आप 15 महीने जिनको देख नहीं पाए, आप जिनके पास जा नहीं पाए, आपके साथ जिनके साथ संपर्क नहीं कर पाए, जिनके दरवाजे, जिनका गेट आप कभी क्रॉस करके अंदर नहीं जा पाए, आप क्या चाहते हैं कि दोबारा से अगर कोई वो दोबारा बन जाएंगे तो दोबारा वो घड़ी का बटन दबा लेंगे, दोबारा गायब हो जाएंगे और जब दोबारा आना होगा तो प्रकट हो जाएंगे। अब ऐसे आदमी को कहीं ना कहीं मुझे लगता है जिन्होंने पार्टी के साथ इतना बड़ा धोखा किया, धर्मशाला की जनता के साथ धोखा किया। यहाँ पे धर्मशाला में क्या क्या हुआ वो आपने देखा। मेजर दुर्गामल जी, दल बहादुर जी के लिए उन्होंने पिछली बार डिमांड की, बार बार इनसे गुहार लगाई कि यहाँ पे उनके नाम पे कुछ बनाया जाए। जब मेरे को उन्होंने बुलाया और बताया कि हम सुधीर जी के पास बहुत बार गए पर उन्होंने इस पे कुछ नहीं किया, हमने इमीडिएटली मैंने इसकी अनाउंसमेंट की और करोड़ों रुपए का जो टेंडर है मैंने टूरिज्म से निकाल दिया। धर्मशाला कन्वेंशन सेंटर के साथ ही इसका टेंडर भी निकल गया और कन्वेंशन सेंटर का ही हिस्सा हमने इस म्यूज़ियम को भी बनाया और उनके नाम पे हम गोरखा समुदाय के जो एकदम हमारे एक ऐसे लोग रहे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी, देश के लिए कुर्बान हुए और कहीं ना कहीं देश का नाम अलग अलग चीज़ों में अलग अलग लोगों ने रोशन किया। हमारा यहाँ पे जहाँ पे आप देख रहे हैं धर्मशाला में, हमारी कांगड़ा बेल्ट में बहुत से फौजी रहते हैं और फौजियों ने भी अपने देश के लिए जान दी है। ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं क्या हुआ देश के अंदर, चाहे काला धन लाने की बात की गई थी, 15-15 लाख रुपए लोगों के खातों में डलवाने की बात की गई थी, लोगों को 2022 तक सभी कच्चे घर पक्के हो जाएंगे ये कहा गया था, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा करेगा ये कहा गया था, 2 करोड़ लोग प्रतिवर्ष नौकरी पे लगेंगे ये कहा गया था। इसका मतलब पिछले 10 साल में 20 करोड़ लोगों को नौकरी पे लगना था। इसका मतलब पूरे देश में एक भी बेरोजगार नहीं बचना था। ऐसी ऐसी बातें कही गई थी। कहा गया था कि हर किसी को इज्जतमान होगा, फौजियों को इज्जतमान होगा। इन्होंने हमारे फौजी भी कहीं ना कहीं 4 साल के अग्निवीर बना दिए। आज जनता इनको जवाब देना चाह रही है। इन्होंने महंगाई कहाँ पहुँचा दी, इन्होंने आज हिंदुस्तान की हालत जो की है कहीं ना कहीं जनता इसको समझती है। मैं उस बात के तरफ भी आप लोगों का आकर्षण दिमाग लेना चाहूँगा क्योंकि आज आनंद शर्मा जी एक मजबूत चेहरा कांगड़ा को मिले हैं जो कई बार के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और जिन्होंने कई बार रिप्रेजेंट किया है हमारे राज्यसभा में अलग अलग जगह में अलग अलग डिपार्टमेंट्स को और जिन्होंने चलाया चाहे विदेश मंत्रालय हो, कपड़ा मंत्रालय हो, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री हो। तो आनंद शर्मा जी को भी पूरा सहयोग दें क्योंकि हमें एक मजबूत नेतृत्व चाहिए कांगड़ा से जो दिल्ली में जाए और कांगड़ा लोकसभा का नाम पूरे देश में रोशन करे और जो सरकार का भागीदार और हिस्सेदार बने। मेरा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा लंबा मैंने बात की ताकि मैं आपको हर चीज़ के बारे में बताऊं। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब आपने जो सवाल पूछने हैं आप कृपा करके देखिए, आप 2 चीज़ें समझिए। ये जो आपका सवाल है मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया, पर क्योंकि आपने जिनका नाम लिया है उनके साथ मेरे व्यक्तिगत संबंध भी है और क्योंकि जो उनकी पंचायत है वो नगरोटा में हमारे विधानसभा में पड़ती थी और कई वर्षों तक हमारा और उनका जो संबंध है वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का भी रहा। हमारे वो कार्यकर्ता एक अच्छे उन्होंने पंचायत के प्रधान भी रहे और एक हमारा यहाँ पे जब आप लोकल रहते हो तो आपका एक रिश्ता होता है। पर पिछला चुनाव, पहला चुनाव उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ा, दूसरा चुनाव उन्होंने बीजेपी से लड़ लिया। अब एक तरफ सुधीर शर्मा जी कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए और हम कह रहे हैं कि वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए और वो गए नहीं। अगर गए तो एक चीज़ होती है, उन्होंने क्या बोला मुख्यमंत्री महोदय ने कि वो इन सब के सरगना है। इस सारे सरगना क्या होता है जो इस चीज़ को पूरे को कराता है। और
अपने आप भी गए और एक दो को उन्होंने खराब भी किया। उनको भी ऐसे ही गप्पे सुनाई, उनको बेवकूफ़ बनाया, उनको बोला सरकार गिर जाएगी, ये तो अभी गिरने वाली, आज ही गिर जाएगी। आज लोगों को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैंने आपको बताया कि 9 सीटों पे चुनाव होंगे और 9 में से इनको 10 सीटें चाहिए, तब भी ये कह रहे हैं कि सरकार बन जाएगी। और यहाँ पे 9 सीटों पे चुनाव होंगे और कांग्रेस को एक ही चाहिए, एक ही, तब भी ये कह रहे हैं कि भैया बीजेपी की सरकार में। झूठ बोल रहे हैं, जिसका कोई तथ्य नहीं है, लोग समझते हैं। वैसे ही अब जब सुधीर शर्मा गए बीजेपी में और राकेश चौधरी जी बीजेपी में थे और पिछला चुनाव लड़े, तो अगर इस बार उनको यहाँ पे लाते, ये एक मुद्दा था धर्मशाला का, और धर्मशाला में कहीं ना कहीं इसके लिए मुझे लगता है कि पार्टी ने सोचा कि इस बार कार्यकर्ता को टिकट दे देते हैं। अदरवाइज़ राकेश चौधरी जी से कोई भी वो नहीं था, किसी की कोई उनसे कोई वो नहीं है, हैं जी, मन मुटाव नहीं है, बिल्कुल मन मुटाव नहीं है, किसी के साथ भी मन मुटाव नहीं है। धर्मशाला में सुधीर शर्मा जी के साथ भी हमारा पहले कोई मन मुटाव ऐसा नहीं था कि जब वो कांग्रेस पार्टी में लोगों का काम करते, कांग्रेस ने जिता के भेजा, अपना काम कर रहे थे, पर जब वो पार्टी छोड़ के चले गए और पार्टी को खराब करने की कोशिश की, तो मन मुटाव अपने आप ही जनता का हो जाता। मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ये चीज़ याद रखिएगा, ये जग्गी का इलेक्शन नहीं है, ये जग्गी का इलेक्शन नहीं है, ये जनता का इलेक्शन है। ये धर्मशाला की जनता का इलेक्शन है, ये धर्मशाला की जनता लड़ेगी इलेक्शन, क्योंकि धर्मशाला की जनता के साथ गलत हुआ है। धर्मशाला की जनता ने देखा है कि हम अपने एमएलए से मिल नहीं पाए, हम उनके घर का गेट नहीं क्रॉस कर पाए, उनके दरवाजे हमारे लिए नहीं खुले, उनका गेट हमारे लिए नहीं खुला, उनका फ़ोन, आप देखिए एक चीज़, संपर्क होना बड़ा ज़रूरी है। जब आपका गेट नहीं खुलता किसी के लिए, आप उसको पकड़ नहीं पाते, उसको मिल नहीं पाते। तो ये जनता इलेक्शन लड़ रही है, ये जग्गी इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। जग्गी जी का इलेक्शन मैं ये वाला नहीं मानता, जग्गी जी का इलेक्शन मैं मानता हूँ अगला वाला, जो 3.5 साल बाद होगा। अगर वो इलेक्शन जग्गी जी लड़े या कोई भी कार्यकर्ता लड़े, वो इलेक्शन होगा। अभी भी विशाल नेहरिया जी को टिकट थी, इस बार इनको मिल गई टिकट। जो है वो जो कार्यकर्ता को भी मिलती है, वो उस टाइम पार्टी का अपना होता है ध्यान कि किसको देनी। आपने पहले देखा कई बार चंद्रेश जी रही, कोई और रहा, ये अलग अलग बात है। बाली जी, सीएम साहब तो कहते हैं राजधानी तो सिर्फ एक है, वो है शिमला, धर्मशाला को राजधानी तो मानते ही नहीं। देखिए ये बात तो सीएम साहब जी ने कभी ऐसे बोली नहीं, ना उनके मुंह से ना कांग्रेस के मुंह से ये बात निकल सकती है कि दूसरी राजधानी का दर्जा ही कांग्रेस पार्टी ने दिया। और दूसरी बात ये कि अगर ये बात आप कह रहे हैं, आपकी बात को भी मैं इज़्ज़त दूंगा कि ये बात कांगड़ा के लिए और कांगड़ा ज़िले के लिए ये संवेदनशील बात है। ऐसी बात आपको पता है, आपके लिए भी संवेदनशील है। धर्मशाला हिमाचल की दूसरी राजधानी है और धर्मशाला के अंदर हिमाचल में 2 विधानसभाएं हैं, एक विधानसभा शिमला है और दूसरी विधानसभा धर्मशाला है। तो इसको हर इंसान हिमाचल का मानता है और सीएम साहब भी इसको मानते हैं। चित्तर शर्मा न्यूज़ 18। भाई साहब, एक अगली क्वेश्चन है कि कांगड़ा से 9 एमएलए हैं कांग्रेस के और 12 दिन बच गए हैं वोटिंग को। जग्गी के चुनाव प्रचार में कोई एमएलए नजर नहीं आ रहा है, क्या बड़ी वजह है? मैडम चंद्रेश भी यहाँ से एमएलए रहे हैं, वो भी चुनाव प्रचार से बड़े दूर हैं। मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा ज़रूर। देखिए, मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पे जितने भी एमएलए हैं, एक बार नहीं कई बार आके आपके बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, बल्कि मैं ये मानूंगा कि मेरे से पहले सारे कर चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, और मैं तो आज आया हूँ, पर मेरे से पहले सब कर चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। और कई बार मुख्यमंत्री महोदय के साथ कई बार रैलियों में, कई बार मीटिंगों में आए। यहाँ पे चंद्र जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके, आशीष जी कर चुके, भवानी पठानिया जी कर चुके, कई बार जा चुके इनके साथ, केवल सिंह पठानिया जी कर चुके, हर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका है, हर कोई आ चुका है, हर कोई बात कर चुका है। पर पार्लियामेंट का चुनाव भी साथ में चल रहा है और पार्लियामेंट किशोरी लाल जी कर चुके और पार्लियामेंट का चुनाव भी साथ में चल रहा है। पार्लियामेंट के चुनाव उन्होंने अपने विधानसभा का भी लड़ना है, मैंने भी अपनी विधानसभा के अंदर मीटिंगें रखी हुई हैं,
मैं विधानसभा भी मीटिंग कर रहा हूँ, यहाँ भी अब आऊँगा क्योंकि इंचार्ज बना दिया गया हूँ, तो दोनों जगह जाना पड़ेगा। पर क्योंकि अब यहाँ इंचार्ज बनाया गया हूँ इलेक्शन का, तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा आना पड़ेगा। और धर्मशाला में अगर मुझे जिम्मेवारी मिली है तो जो जिम्मेवारी मैं लेता हूँ उसको मैं पूरी जोर से निभाता हूँ। और ये ज़रूरी नहीं इलेक्शन तक नहीं है, इलेक्शन के बाद भी मैं इस जिम्मेवारी को आपके लिए हमेशा निभाऊंगा। आपके साथ सबके साथ मिलना है, मैंने बात करनी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कभी कोई ऐसी हल्की बात करता नहीं। अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो ये ज़रूर कहता कि जिस तरह जयराम ठाकुर जी कह रहे हैं कि 6 विधायक हमारे संपर्क में हैं, वैसे मैं कह सकता था कि 25 में से 20 विधायक जो हैं भाजपा के वो हमारे संपर्क में। बोलने में क्या जाता है, 34 लोगों ने वोट कर दिया। राज्यसभा की वोटिंग हुई, 34 ने वोट किया। बजट की वोटिंग हुई, 34 ने वोट किया। आज सरकार कांग्रेस की खड़ी है, 34 विधायक एक साथ हैं। 9 मैं आपको बता तो रहा हूँ कि 9 जगह चुनाव हो रहा है, कांग्रेस को 1 चाहिए। 9 जगह चुनाव हो रहा है, भाजपा को 10 चाहिए सरकार बनाने के। तो झूठ है, ये लोग विफल हो चुके हैं। इनका जो मिशन लोटस है वो खत्म हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है। और इसको ध्वस्त लोगों ने किया, जनता ने किया है। अगर मैं आपको इतनी सी बात बताना चाहता हूँ कि जो भी हुआ उसको छोड़िए, अब आगे विकास के साथ चले। किसी पे हमने क्यों छीटाकशी करनी। जयराम ठाकुर जी की भी मैं इज्जत करता हूँ एज ए सीनियर, अगर मेरे से उम्र में बड़े हैं, पर ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए जो सच्चाई से बहुत परे। आपने लोकसभा की बात की, वर्तमान में बात की, तो आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संबोधन था। उसमें उन्होंने ये कहा कि भारत 10 सालों में काफी विकसित हो चुका है और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो 13वें स्थान से लेकर 5वें स्थान पे आ चुकी है और फिर से मोदी जी की सरकार बनेगी। उसको क्या कहना चाहेंगे आप? कभी आपने किसी पार्टी के वक्ता को या प्रेसिडेंट को या कोई भी पार्टी के कार्यकर्ता को आपने कभी ये बोलते सुना है कि हमारी सरकार नहीं बन रही है? वो जो बोल रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं। ये तो जनता डिसाइड करेगी कि सरकार किसकी बनेगी। मैंने आपको बता दिया, इन्होंने अच्छे दिन लाने की बात की थी, काला धन वापस लाने की बात की थी, 15-15 लाख रुपए लोगों के खातों में डलवाने की बात की थी। इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष लगेंगी, जिसके हिसाब से 20 करोड़ नौकरियां लगनी थी पूरे देश के अंदर, जिसके हिसाब से एक भी बेरोजगार नहीं बचना था। इन्होंने हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा करेगा ये कहा था। इन्होंने कहा था महंगाई खत्म हो जाएगी, कहा था लोगों को रोजगार मिलेगा। तो आपके सामने है, जनता खुद बताएगी। यहाँ पे हमारे कांगड़ा में इतने फौजी हैं, इतने फौजियों के परिवार हैं, इन्होंने 4 साल के फौजी अग्निवीर बना दिए। इसका उत्तर जनता देगी। धन्यवाद, थैंक यू। आप स्ट्राइक लेके जाएं साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक हो गया।